वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विमेन रिजर्वेशन। हाँ, जिसे भारत के राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी है। नाउ लेट अस डिस्कस द इशू इन डिटेल। क्या क्या डिस्कस करेंगे, न्यूज में क्यों है, क्या जरूरत थी इसकी, क्या जर्नी है विमेन रिजर्वेशन की। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा किया गया है, यूपीएससी में रिजर्वेशन होना चाहिए क्या, जुडिशरी में रिजर्वेशन होना चाहिए क्या, एंड देन ऑब्वियसली कंक्लूजन एंड मेंस क्वेश्चंस। So without wasting time, let's start today's video. Now, first of all, विमेन रिजर्वेशन बिल देखा जाए तो पिछले मोर देन 25 ईयर्स ये न्यूज में था, बट 19 सितंबर 2023 को इट्स अ हिस्टोरिक डे फॉर इंडिया कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस हो चुका और वो दोनों हाउसेस ने पास भी किया। मतलब नया संसद में आपका प्रवेश हो गया और बिल पास भी हो चुका है। इतना ही नहीं, इस बिल का एक्ट में कन्वर्जन भी हुआ बिकॉज प्रेसिडेंट ने, भारत के राष्ट्रपति जी ने इसे मंजूरी भी दी है। जब ये पास हुआ तो सिर्फ दो लोगों ने इसके अपोज में, मतलब आउट ऑफ 456, 454 वोटेड इन फेवर ऑफ द बिल। मतलब बिल के फेवर में ही सभी ने वोट किया है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा है क्या बिल में। एज पर दिस बिल, लोकसभा और स्टेट असेंबली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा और स्टेट असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व होगी। 33% मतलब वन थर्ड सीट्स जो होंगी वो विमेन के लिए रिजर्वेशन होगी। डोंट यू थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लेजिस्लेशन which would bring women into the highest decision making bodies? So इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, yes, significance बहुत है, but still there are certain concerns also raised. So we will discuss both the sides, concerns also and reply of the government also. So let us discuss in ahead. Now, if you compare women representation in other countries, please look at the board. The table clearly shows what? Rwanda 61%, South Africa 45, Australia 38, even UK 35. Don't you think even Bangladesh and Pakistan, they have 21 and 20. ये है दुनिया में महिलाओं का पार्लियामेंट में उनके परसेंटेज कि कितने परसेंटेज महिला वहां पे रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब इवन पाकिस्तान में भी भारत से ज्यादा है। अभी आप भारत का नंबर देखोगे तो आज की तारीख में ये नंबर है अराउंड 15%। सो भारत का नंबर कहां आ रहा है, पाकिस्तान के भी नीचे। मतलब दुनिया में एक जगह पे 61% है तो हम कहां पे है अभी, नॉट इवन 15, 14.94 एग्जैक्टली। सो डोंट यू थिंक रिप्रेजेंटेशन सचमुच में कम है। नो डाउट आप ये कह सकते हैं सर कि जब स्टार्ट हुआ 1952 में तो 4.4% था, तो कंपेयर टू दैट ये ज्यादा है। यस, ज्यादा है, कंपेयर टू दैट ज्यादा है, बढ़ रहा है, बट जो ग्रोथ का रेट है वो काफी हद तक कम है, वो ज्यादा होना जरूरी था। एंड दैट्स रीजन कंट्री का अगर रैंकिंग देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो लेटेस्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दिखाता है, इसमें हमारा रैंकिंग आ रहा है 141 आउट ऑफ 185। ये भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इतना कम रैंकिंग है, दैट इटसेल्फ मींस हमें कुछ करना चाहिए। तो उस तरफ ये एक अच्छा कदम है। यस, दैट इटसेल्फ मींस इससे ये नंबर एटलीस्ट 33% तक तो जा सकता है। बट डोंट यू थिंक हमारा 33% है, बट प्लीज डोंट फॉरगेट कि दुनिया में बहुत देश है जो ऑलरेडी 33% के बियॉन्ड जा चुके हैं, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी है एंड डेवलपिंग कंट्रीज भी है, जो मैंने सामने रखी है। ये क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली आ सकता है, इसमें अलग अलग एग्जाम्स में। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर विमेन रिजर्वेशन का फायदा क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। डोंट थिंक क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप वर्कफोर्स चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो क्या विमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा दिखता है आपको या कम दिखता है? आंसर विल बी नेगेटिव। न्यूट्रिशन लेवल भी देखोगे तो इट्स अ पुअर न्यूट्रिशन लेवल होता है। जेंडर डिवाइड दिखता है हमें। इतना ही नहीं, कोविड के दौरान तो बहुत सारे घरों में आपने देखा भी होगा कि अगर एक मोबाइल होगा तो मोस्टली वो बच्चों को, लड़के को दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए, ना कि लड़की को। तो ये तो जेंडर डिजिटल डिवाइड भी हो रहा है। इतना ही नहीं, सेक्स रेशियो की हालत भी क्वेश्चनेबल है। सो डोंट यू थिंक देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू विमेन। सो ये विमेन के क्वेश्चंस क्या मेन सॉल्व नहीं कर सकते? डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। बट अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन इसमें होगा
सो डोंट यू थिंक पार्लियामेंट में अगर विमेन रिप्रेजेंट करती है ज्यादा नंबर से, तो ये इशू और इफेक्टिवली डिस्कस किए जा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि पहले नहीं अच्छा डिस्कशन होता था, बट अगर और इफेक्टिव करना है तो उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मतलब विमेन रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा कि विमेन का ओवरऑल एम्पावरमेंट अगर करना है तो विमेन रिलेटेड इश्यूज इफेक्टिवली आप डिस्कस कर सकते हैं। कहां पे? पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। इनकम्स द नेक्स्ट, किस हिस्ट्री क्या है, क्योंकि अचानक पास हुआ है कि ये नहीं। प्लीज, इसका टाइमलाइन बहुत लंबा है और ऐसा नहीं कि एक झटके में ये बिल पास हुआ है। ये इवॉल्व हुआ बिल है। प्लीज, मैं इवोल्यूशन बोल रहा हूं। हर एक चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर विमेन रिजर्वेशन की पहली बात अगर देखोगे तो वो हुई थी राजीव गांधी की सरकार में 1987 में। 1987 में तो आप कहोगे कि सर हमने तो पढ़ा था 1996। 1996 में वो इंट्रोड्यूस हुआ, 2023 में वो पास हुआ, बट पहली बार चर्चा हुई थी 1987 में, जब राजीव गांधी सरकार ने मार्गारेट अल्वा कमेटी अपॉइंट की गई थी रिगार्डिंग विमेन्स इशू 1988 टू 2000। उस कमेटी ने मोर देन 350 रिकमेंडेशन दिया था। उसमें ही एक रिकमेंडेशन था रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पॉलिटिक्स। मतलब पहली शुरुआत कहां पे हुई है? 1987 में बातचीत शुरू हो गई। राजीव गांधी के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो 5 साल रहे वो है नरसिंह राव। नरसिंह राव के सरकार ने इसको एक स्टेप आगे बढ़ाया। कैसे? लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम थर्ड टायर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के लिए अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 243 डी के तहत विमेन को रिजर्वेशन दिया। ये रिजर्वेशन पहले 1/3 था, आज की तारीख ने बहुत स्टेट्स ने 50% तक इंक्रीज किया है। सो कैन आई सिंपली से शुरुआत हुई 87 को, देन 1992 को महिलाओं को आरक्षण मिला। कहां पे? लोकल बॉडीज में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। देन तीसरी कोशिश की देवेगौड़ा साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया यहां पे पहली बार कि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए, 81st अमेंडमेंट बिल के थ्रू। बट अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं हुआ, उनके पास बहुमत नहीं था। देन देवेगौड़ा के बाद आई के गुजराल जी ने भी ट्राई किया, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी कोशिश की, बट बिल पास नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिशियन अपोज करते थे अलग अलग रीजन के वजह से। फॉर एग्जाम्पल, एक रीजन बीजेपी एमपी उमा भारती जी उस वक्त थी, उन्होंने, जो एमपी उस वक्त खजुराहो से थी, उन्होंने दिया था कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। प्लीज, कोई रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं था उस वक्त भी, आज भी। बट उनका कहना है इसी रिजर्वेशन में रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट वुमेन भी होना चाहिए। मतलब क्या? ओबीसी महिला वगैरह जो होती है उन्हें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, बिकॉज जैसे पंचायत राज में उन्हें रिजर्वेशन मिला है, तो यहां बिकॉज विमेन फॉर बैकवर्ड क्लास सफर मोस्ट। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, क्योंकि बीइंग विमेन आप सफर करते हो, बीइंग बैकवर्ड क्लास वुमेन आपका डबल सफरिंग होता है। सो डोंट थिंक, कुछ ऐसा ही फीलिंग आज भी बहुत सारे ओबीसी लीडर्स के मन में है, तो उसे गलत भी नहीं कहा जा सकता, बिकॉज दैट इज अ क्वेश्चन विच इज जेन्युइनली फेस हो रहा है। सो देवेगौड़ा ने शुरुआत की, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, बट बिल पास नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो अटक जा रहा था। देन आपके मनमोहन सिंह साहब ने कोशिश की, और मनमोहन सिंह साहब ने 2008 से 10 तक 3 ऑप्शंस भी दिए थे। क्या? लिसन, पहला ऑप्शन था जो एग्जिस्टिंग है, प्लीज, जो एग्जिस्टिंग है उसी में रिजर्वेशन देते हैं। दूसरा, नंबर बढ़ा दो लोकसभा के सीट्स का और उसमें 1/3 रिजर्वेशन दे दो। और तीसरा, पॉलिटिकल पार्टी को ही बोलो कि आप 1/3 सीट्स रिजर्व रखो। तीनों ऑप्शन देखा जाए तो अच्छे ही थे, बट वो बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा में पास भी हुआ, बट बिकॉज मेजोरिटी नहीं था इसलिए वो लोकसभा में दाखिल नहीं हुआ। मतलब कोशिश अगर आप देखेंगे तो 96 से आज तक चलती आ रही थी, और फाइनली 2023 ने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये बिल पास कर दिया। 106 अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, 106 अमेंडमेंट एक्ट जो पास हो चुका है, 19 सितंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था नए संसद भवन में। सो ये थी आपकी पूरी जर्नी। सो कैन आई सिंपली से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो शुरुआत कहां से हुई है?
1987 में राजीव सरकार से, देन लोकल बॉडीज में, देन देवेगौड़ा सरकार ने पहली बार अमेंडमेंट पार्लियामेंट के बारे में किया, देन आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और फाइनली नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसे पास कर दिया। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अभी पास तो हो चुका है, इससे होगा क्या? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस होंगे? यस, बहुत सारे चेंजेस आपको दिखने मिलेंगे। कहीं कुछ आर्टिकल में अमेंडमेंट होगी तो कहीं नए आर्टिकल्स भी आ सकते हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। नए आर्टिकल कैसे दिखाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? बाय कैपिटल लेटर्स। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 ये किससे रिलेटेड है? रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर डिलिमिटेशन। सो डोंट यू थिंक इनके बारे में भी चेंजेस होंगे? यस। सो ये दोनों आर्टिकल्स में भी चेंजेस होंगे? यस, चेंजेस होंगे। इतना ही नहीं, नेशनल कैपिटल फॉर दिल्ली जिसका आर्टिकल 239 ए है उसमें भी चेंजेस होंगे। देन ऑब्वियसली आप 1/3 सीट रिजर्व कर रहे हो कहां पे? लोकसभा, तो उसके लिए नया आर्टिकल आएगा। देन आपने कहा कि स्टेट की विधानसभा में भी होगा तो उसके लिए भी नया आर्टिकल आ गया। बट कहा मैंने, इसके साथ साथ एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 334 कैपिटल ए, जिसके तहत यहां पे जो एक्सरसाइज होगा वो 15 साल के लिए इनिशिएट हो जा, मतलब सनसेट प्रोविजन कि विमेन रिप्रेजेंटेशन इंप्लीमेंट होने के बाद 15 साल, उसके बाद अगर जरूरत रहेगी तो वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसे प्रोविजन पहले भी कुछ बिल्स में रही है। नॉट ओनली दिस, सेंसस और डिलिमिटेशंस की बात की है। मतलब क्या क्या चेंजेस होंगे, ये प्रीलिम्स और मेंस में आपको क्वेश्चन आया तो आप आंसर लिख सकते हैं। नॉट ओनली दिस, इसके तहत हॉरिजॉन्टल विमेन रिजर्वेशन भी दिया गया है। मतलब विमेन रिजर्वेशन तो 1/3 है ही, बट उसमें भी SC ST विमेन रिजर्वेशन भी है। इतना ही नहीं, जो विमेन रिजर्वेशन की सीट्स होंगी वो फिक्स नहीं होंगी, सीट्स रोटेशन के बेसिस पे होगी। ऑब्वियसली रोटेशन कैसा होगा ये बाद में डिसाइड किया जाएगा, बट प्लीज लिसन, ये रोटेशन के आधार पे होगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने सिर्फ अभी दो बातें की, एक डिलिमिटेशन और दूसरा सेंसस। सेंसस तो ठीक है, हमें मान्य है कि सेंसस मतलब जनगणना होती है। डिलिमिटेशंस क्या होता है? लिसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। डिलिमिटेशन का सिंपल मीनिंग है, सिंपल मीनिंग, रीड्रॉ द बाउंड्रीज। हर सेंसस होता है, हर सेंसस के बाद टेरिटोरियल बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसी की एडजस्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं। पहले सेंसस में आपके यहाँ पे लोग थे, 100 लोग थे। अभी पॉपुलेशन बढ़ गई, 120 हो गई। तो ऑब्वियसली इसमें हो सकता है कि आपको जो बाउंड्रीज हो वो चेंज करनी पड़ेगी। तो इस एक्सरसाइज को आप क्या कहते हैं? डिलिमिटेशन। सो कैन आई रिपीट? डिलिमिटेशन लिटरली मींस द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जहां से कैंडिडेट खड़े रहते हैं उसको फिक्स करने का, तो चाहे वो संसद के लिए हो या विधानसभा के लिए। ना डिलिमिटेशन कौन करवाता है? ऑब्वियसली डिलिमिटेशन के लिए डिलिमिटेशन कमीशन होता है, जिसे बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। क्या आज तक डिलिमिटेशन हुआ है? यस, 4 बार हुआ है, 1952, 63, 73 एंड 2002। डिलिमिटेशन कमीशन एक बहुत बड़ा बॉडी होता है। इसके जो स्पेसिफिक जो होता है वो प्रेसिडेंट खुद इसके बारे में डिटेल में देते हैं, और इसकी कॉपी जो होगी वो कहाँ सबमिट की जाएगी? ऑब्वियसली स्टेट असेंबली एज वेल एज हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा में। सो क्या डिलिमिटेशन है? ये तो क्लियर हो गया आपको कि हर एक सेंसस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी बाउंड्रीज फिक्स करने की या अल्टर करने का, उसे हम डिलिमिटेशन सिंपल भाषा में कहते हैं। सो इज इट अ गुड एक्सरसाइज? यस, इट इज अ गुड एक्सरसाइज। देन कम्स द नेक्स्ट, अगर एक्सरसाइज गुड है तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है? कुछ लीडर क्यों अपोज कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, डीएम के लीडर कानिमोझी ने तो क्लियरली कहा है कि डिलिमिटेशन इज लाइक अ सोर्ड विच इज हैंगिंग ऑन आवर हेड। एंड सेकेंड, इन्होंने कहा है कि डिलिमिटेशन इज गोइंग टू हैपन आफ्टर पॉपुलेशन सेंसस। मतलब पहले क्या होगा? आपका सेंसस होगा, उसके बाद क्या होगा? आपका डिलिमिटेशन होगा। तो इनका कहना है कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, तो इससे मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि साउथ के जो स्टेट्स है उनका नंबर कम हो सकता है, उनका रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस हो सकता है, दे मे बी डिप्राइव। क्या ये सही है? वी विल चेक आउट विद द फिगर्स, एक्चुअल फिगर, डोंट वरी, आज ही के वीडियो में देखेंगे। नॉट ओनली दिस, इनका यह भी कहना है कि विमेन रिजर्वेशन बिल को आप डिलिमिटेशन से क्यों लिंक कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? प्लीज लिसन, मनमोहन सिंह साहब ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया था उसे इसमें लिंक नहीं किया गया था। तो यह है अपोजिशन का कहना। सरकार का क्या कहना है वो भी हम देखेंगे।
इतना ही नहीं, एम के स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट है कि हो सकता है कि साउथ के लोगों का वॉइस अंडरमाइन हो जाएगा। मतलब डीलिमिटेशन से ऑब्वियसली कुछ इश्यूज आने वाले हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होंगे मोस्टली। तो कपिल सिब्बल जी का कहना है कि डीलिमिटेशन से लिंक करके आप क्या कह रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन अगर 2029 को नहीं हुआ तो क्या करोगे? क्या गारंटी है 2029 को होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हैं कि सेंसस 2024 को करेंगे आप, सेंसस के लिए 2 साल जाएंगे, 1-2 साल, 26 को आ गया, तो डीलिमिटेशन के लिए कितना जाएगा? पिछला डीलिमिटेशन किया था तो कहा जाता है 5-6 साल लगे थे। मतलब 2024 छोड़ो, 2029 में भी रिजर्वेशन नहीं होगा, 34 में तो होगा क्या? सो दैट इज अ क्वेश्चन अपोजिशन इज आस्किंग अबाउट दिस। देन कम्स द नेक्स्ट, डिलिमिटेशन का फायदा किसे होगा? कहा जाता है कि मेन रोल जो होता है डिलिमिटेशन से, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि टू एंश्योर एवरी स्टेट हैज इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक स्टेट में हर 15 लाख लोगों के पीछे एक एमपी और दूसरे स्टेट में 5 लाख लोगों के पीछे एक एमपी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी समवेयर क्लोज, 15 लाख, 14.5 लाख, 15.25 यहां तक ठीक है, बट इतना बड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए। सो डिलिमिटेशन का रैशनल सही है क्या? यस। क्या रैशनल है? कि भाई संसद में जो भी लोग आएंगे उनका इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर स्टेट में। सो ये सही है क्या? यस, एब्सोल्युटली सही है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सही इस आधार पे जाएंगे तो नंबर कितना होगा? अगर हम 1977 से पकड़ेंगे तो नंबर जाता है 1400 तक, वो फिगर के आसपास। बट डोंट थिंक, नई लोकसभा जो बनाई गई है संसद, उसमें सीट्स है 888। तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? पॉपुलेशन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, एवरेज पॉपुलेशन साइज पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब अगर पहले 10 लाख था तो शायद ये 15 लाख तक जा सकता है। आई होप क्लियर हुआ है। सो डिलिमिटेशन से किसे फायदा हुआ? कहा जाता है नॉर्थ के स्टेट्स को ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या ये सचमुच में है? इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट निकाला था, लेट अस चेक दैट रिपोर्ट। क्या है वो? आपके सामने ही वो रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस का। क्या दिखाया है यहाँ पे? पॉपुलेशन सीट रेशियो एंड बाउंड्री इक्विटेबल अक्रॉस। अगर आप यूपी का देखेंगे 1971 का, तो 85 सीट्स थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितनी सीट्स थी? 85। और पॉपुलेशन 8 करोड़ के आसपास, 8.5 करोड़। तो अगर पॉपुलेशन सीट रेशियो आप देखोगे तो ये था अराउंड 10 लाख, 9,86,000। यूपी के सेट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितने हैं? 85। और तमिलनाडु के उस वक्त के थे 39। मतलब तमिलनाडु से दुगना किसका था? यूपी का। और पॉपुलेशन भी तमिलनाडु से दुगना किसका था? यूपी का। तमिलनाडु का 4 करोड़ के आसपास, इनका 8.25 8.5 करोड़ के आसपास। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ये हो गया यूपी, एक स्टेट मैंने नॉर्थ का लिया, एक स्टेट मैंने साउथ का लिया। अब प्रोजेक्टेड देखते हैं 2025 का पॉपुलेशन, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। शायद यूपी का पॉपुलेशन जा सकता है 25 करोड़ के आसपास और तमिलनाडु का 7.25 करोड़ के आसपास। तो अगर प्रेजेंट इससे हिसाब से जाएंगे तो यूपी के सीट होंगे 250 और तमिलनाडु के सीट होंगे 76। डोंट यू थिंक देयर इज अ ह्यूज गैप? देन यू मे से कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट साउथ का स्टेट ये भी हो सकता है कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी, बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटी दिया, इसके लिए हमें क्या पनिश करोगे आप? ये साउथ के स्टेट का कहना होगा। सो डोंट यू थिंक ये इश्यू एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली कर सकता है खड़ा? यस, इंडियन एक्सप्रेस ने ये इश्यू अच्छी तरह से उठाया। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ये जो बिल है, विमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है, एक्ट में कन्वर्ट हुआ है, इसके बारे में कंसर्न जो अपोजिशन रेज कर रहा है। अगर आपने कहा कि बिल पास होने के टाइम 454 आउट ऑफ 456, मतलब सिर्फ 2 लोगों ने इसे अपोज किया, मतलब सभी सहमत थे, तो कंसर्न किस बात के? कंसर्न है, सी विमेन रिजर्वेशन पास हुआ है, अच्छी बात है क्या? यस, बट अपोजिशन का कहना है कि भाई पास तो हुआ बट मिलेगा कब? पास किया आपने बट कब होगा एक्चुअल में रियलिटी? क्योंकि टाइमलाइन जो है उनका कहना है ये वेग है। क्योंकि आपने कहा है कि ये होगा कब? सेंसस के बाद। मतलब आपका कहना है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद क्या होगा? विमेन रिजर्वेशन।
बट सेंसस ही, जैसे मैंने कहा कि 1-2 साल लग सकते हैं, मतलब 2026 तक। डिलिमिटेशन क्या जल्दी में हो सकता है? डिलिमिटेशन में क्या क्या इशू आ सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज जो मैंने अभी बताया, तो ये इश्यूज भी तो हो सकते हैं। तो ये कंसर्न्स किसने रेज किए? अपोजिशन ने रेज किए कि आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन इसको जोड़ना ठीक नहीं था। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो मेन प्रॉब्लम्स है ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इससे आपको ध्यान हटाना है। जो क्रूशियल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म करना जरूरी है क्या? डोंट यू थिंक देयर इज ट्रिमेंडस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है क्या? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब डायरेक्ट एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स इनटू पॉलिटिक्स। आप बहुत सारे क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के लोग देख सकते हैं आज पॉलिटिक्स में, तो उसे रोकना जरूरी है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे इश्यूज है, राइट टू रिजेक्ट है, राइट टू रिकॉल है, देन ऑनलाइन वोटिंग होना चाहिए, ईवीएम, मतलब बहुत सारे क्रूशियल इलेक्टोरल रिफॉर्म है, वो छोड़ के आप ध्यान भटका रहे हो। तो ये भी एक कहना है उनका। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप जो ये रोटेशन कर रहे हो ना सीट्स का, मतलब इस साल यहाँ पे मेल होगा, नेक्स्ट ईयर फीमेल, नेक्स्ट ईयर फीमेल मेल, इससे क्या हो सकता है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अगर सपोज मैं 5 साल एमपी हूं और नेक्स्ट ईयर वो सीट रिजर्व होने वाली है, तो शायद मैं उतना अच्छा काम ना करूं, या नेक्स्ट ईयर वो सीट्स महिलाओं की है तो कोई मेन वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो ये शायद हो सकता है बिकॉज ऑफ रोटेशन। इतना ही कुछ लोगों का कहना है कि भाई इससे वोटर का चॉइस भी तो लिमिट हो जाएगा। वोटर चाहता होगा किसी को और उसके पास वो चॉइस ही नहीं रहेगा। यस, ये भी सही है। इतना ही नहीं, हमने बात की रिजर्वेशन की, कहां पे? लोकसभा की बात की हमने, विधानसभा की बात की। व्हाट अबाउट राज्यसभा एंड विधान परिषद? इसके बारे में बिल में कुछ नहीं कहा है, बिल इज टोटली साइलेंट। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, ना कि इक्वालिटी। सो इक्वालिटी के खिलाफ जा रही है। देन अदर भी है कंसर्न क्या, जो पहले भी डिस्कस किया था कि ओबीसी रिजर्वेशन भी इसमें होना चाहिए था। दैट इटसेल्फ मीन्स कंसर्न्स है, और इसमें से कुछ कंसर्न्स जेन्युइन है या नहीं है, आप डिसाइड करो। कंसर्न्स क्या है मैंने रेज किया, सो दैट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट करो, तो आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, साउथ के स्टेट का यह भी कहना है कि सपोज कल को सेंसस होता है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है, और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद अगर साउथ के सीट्स कम हो जाते हैं, तो उनको एक पनिशमेंट दिया गया, ऐसा भी लगा जा सकता है। क्यों? बिकॉज उन्होंने मॉडरेट किया अपना पॉपुलेशन, उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, इसके लिए उन्होंने सब काम किया, और उसके लिए आप उन्हें क्या कर रहे हैं? पनिशमेंट कर रहे हैं। शायद ये भी लग सकता है। तो चिदम्बरम साहब ने तो ऐसा कहा है कि इट्स लाइक गिविंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट टू वुमेन, महिलाओं को एक बास्केट देने का, फ्रूट ऑफ वुमेन को, फ्रूट्स ऑफ फ्रूट टू वुमेन, बट फॉरबिडिंग देम टू ईट द फ्रूट्स इन द फोर्सिबल फ्यूचर। मतलब क्या? आप उन्हें बास्केट तो दे रहे हो, बट खाना कब है यही पता नहीं। दैट इटसेल्फ मींस इसके ऊपर ही सवाल उठाया जा रहा है। सो मोस्टली सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो किसके ऊपर है? टाइमलाइन, डिलिमिटेशन से लिंकिंग करना, और ओबीसी आरक्षण की वजह से, रोटेशन की वजह से, इसके वजह से। सो ये मेन कंसर्न्स है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर सरकार ने भी तो कोई आंसर देगा। यस, बीजेपी गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसके ऊपर रिप्लाई दिया, और अमित शाह जी ने क्लियरली कहा है जो बात आप कर रहे हैं कि कोटा फॉर ओबीसी। सो अगर ओबीसी के बारे में आप कहोगे तो बीजेपी में उल्टा ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट दिखते हैं, और उसका नंबर भी उन्होंने दिया है, 85 बीजेपी एमपी है और 29 मिनिस्टर। इतना ही नहीं, अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ बिलोंग्स टू द सेम कम्युनिटी। सो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम ओबीसी के बारे में केयर नहीं करते? तो ऐसा नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जाके अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी सरकार पॉजिटिव है, मतलब चेंजेस हो सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। नॉट ओनली दिस, दूसरा था कि आपने डिलिमिटेशन से क्यों लिंक किया, तो इसके ऊपर भी उनका जवाब है कि सपोज अगर हमने आज डिसाइड कर दिया कि राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? वायनाड है, या फिर ओवैसी की हैदराबाद है, हम उसे विमेन विमेन रिजर्वेशन के लिए फिक्स कर देते हैं। इससे होगा क्या? आप आरोप लगाओगे कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये पॉलिटिक्स है। तो इससे बेटर क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन को डिसाइड करने दो, पब्लिक कंसल्टेशन होने दो,
उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन से सीट रिजर्व होने चाहिए, कौन से नहीं रिजर्व होने चाहिए। सो आई होप दोनों साइड्स क्लियर हो गए, अपोजिशन का साइड एज वेल एज अपोजिशन के कंसर्न्स और गवर्नमेंट का उसके ऊपर रिप्लाई। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये रिजर्वेशन इन लार्जर पाई क्या है? डोंट यू थिंक रिजर्वेशन पास ना होने का कहा जाता है एक कारण क्या ये भी था कि मेल पॉलिटिशियन को शायद डर लग रहा था कि उनका नंबर कम हो जाए? कैसे बताता हूं कि अगर प्रेजेंट में सीट्स कितनी है 543, अगर उसमें महिलाओं को सीट दिया तो 182 महिलाओं को जाएगा, तो किसका नंबर डिक्रीज होगा? इट इज मेन। बट प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड मैं कह रहा हूं, ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। सपोज प्रोजेक्टेड फिगर है 770, तो महिलाओं को आएगा 257 और मेल होगा 513। मतलब क्या, मेन कैंडिडेट्स या मेल लीडर्स जो है ये काफी हद तक इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और लेसर कॉम्प्लिकेशन आएगा, इवन पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसे एक्सेप्ट करने में, ऐसे कहा जाता है। सो शायद ये एक भी कारण था क्या? आपको क्या लगता है? आप डिसाइड करो या कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। नेक्स्ट, क्या रिजर्वेशन से रियली फायदा होता है? लेट अस सी। अगर रिजर्वेशन से रियली फायदा होता है, क्या हो रहा है, तो मेरे कुछ सवाल है। डोंट थिंक आज भी हम लोग देखते हैं रेप जैसे क्राइम्स आज भी हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा क्राइम हुआ ऐसे सुना है। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस आज भी है। डाउरी के लिए कानून तो ऑलरेडी है, बट डाउरी डेथ तो ऑलरेडी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, बट स्टिल वो है। क्या मैरिटल रेप रेप कंसिडर किया जाता है? इतना ही नहीं, डिजिटल डिवाइड के भी इश्यूज देखते हैं। सो रिजर्वेशन के से क्या सचमुच में फायदे होते हैं क्या? वी विल डिस्कस। तो ये क्वेश्चंस आपके मन में होने चाहिए। नेक्स्ट, तो कंक्लूजन क्या है? लिसन केयरफुली। कंक्लूजन यही है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए कि दे शुड एनकरेज मोर एंड मोर वुमेन इनटू पॉलिटिक्स। मतलब अपोजिशन का कंसर्न है ना, क्या कंसर्न है कि भाई इमीडिएट क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया, डिलिमिटेशन के बाद क्यों? सरकार ने अपनी साइड क्लियर कर दी। तो मेरा मानना है कि भाई सरकार हो या अपोजिशन हो, दोनों को वॉलेंटरीली क्या करना चाहिए? वुमेन को इंस्पायर करना चाहिए। दे शुड बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब क्या, आप खुद भी तो डिसाइड कर सकते हैं 1/3 कैंडिडेट मैं महिलाओं के ही रखूंगा 2024 के लिए। मतलब जो भी इलेक्शन होगा वहां पे 33% सीट, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हम 33% महिलाओं को ही देंगे। तो हाँ, बट इसमें ये नहीं करना चाहिए कि जो सीट हम हारने वाले थे वहां पे महिला कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, ये लूपहोल हो गया। दूसरा, एमएस गिल फॉर्मूला वही था कि क्या इलेक्शन कमीशन मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज बोल सकता है कि आप पार्लियामेंट में खड़ा करो महिलाओं को? देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कोई कोई क्यों करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा डिसीजन क्यों करेगा? क्या ये भारत में हो सकता है? आपको लगता है? कुछ देर के लिए आप कहोगे कि सर नहीं हो सकता, बट इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, हो चुका है। और पार्टीज भी आप सरप्राइज हो सकते हो शायद। एक पार्टी है बीजू जनता दल नवीन पटनायक की और दूसरी है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की। प्लीज लिसन केयरफुली, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, ये एग्जाम में आप लिख सकते हैं। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक बीजू जनता दल और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, दोनों ने भी महिलाओं को ज्यादा परसेंटेज में सीट्स अलॉट किए हैं। यहां तक तो बैनर्जी ने क्लियरली कहा था कि हर कोई बात करता है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, बट हमारे तो 41% कैंडिडेट है। सो डोंट यू थिंक बीजेडी और टीएमसी, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक, दे बोथ डिजर्व क्रेडिट फॉर पुशिंग द कॉज ऑफ जेंडर पैरिटी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? कब होगा, क्या होगा, वो बात की बात है। कंपल्सरी नहीं है, बट स्टिल ममता बनर्जी और नवीन पटनायक ने ये करके दिखाया है। दैट इटसेल्फ मीन्स, जो मैंने पहले कहा कि पार्टी शुड इंस्पायर, पार्टी को देना चाहिए मोर एंड मोर सीट जब तक ये बिल रियलिटी नहीं होता तब तक। तो भारत में ऐसे एग्जाम्पल है क्या? यस, यू कैन राइट इन द एग्जाम्पल ममता बनर्जी एज वेल एज बीजू जनता दल के नवीन पटनायक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे जितने विमेन कैंडिडेट खड़े किए उनका स्ट्राइक रेट, मतलब कॉन्टेस्ट करने के बाद जीतने का रेट भी काफी अच्छा है। दैट इटसेल्फ मींस वुमेन कैन डिलीवर बेटर।
सो ये भी एक प्लस पॉइंट है। दैट इटसेल्फ मीन्स जो बीजेडी ने किया या टीएमसी ने किया है वही बाकी पार्टीज को भी फॉलो करना चाहिए। वी मे एग्री और डिसएग्री विद देयर पॉलिटिकल पॉलिसीज वगैरह अदर थिंग्स, बट रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट उन्हें क्रेडिट देना जरूर है। इतना ही नहीं, क्या रिजर्वेशन सिर्फ संसद में ही होना चाहिए, विधानसभा में ही होना चाहिए? डोंट थिंक आप में से कितने लोग सोचते हैं कि महिला अगर 48% से लेके 50% के आसपास महिला है तो उन्हें यूपीएससी में रिजर्वेशन क्यों नहीं है आज तक? इसके लिए क्या दिक्कत है? इसके लिए तो डिलिमिटेशन भी मुझे नहीं लगता जरूरत है, ना ही सेंसस की जरूरत है। डोंट थिंक अगर हम सचमुच में चाहते हैं महिलाओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए तो यूपीएससी में भी महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए, एंड दैट टू 50%, नॉट 1/3। क्यों? बिकॉज लोकल गवर्नमेंट में भी आपने 1/3 दिया था जो बाद में आपने 50% किया है। सो क्या ऐसे कहीं हुआ है? यस, अगर आप स्टेट सर्विस कमीशन देखेंगे, फॉर एग्जांपल एमपीएससी वगैरह, जहां पे 1/3 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व है महिलाओं के लिए, और इसका बहुत ही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिला क्लियर हो रहे हैं। सो अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता है तो यूपीएससी क्यों नहीं? मतलब होना चाहिए क्या? आंसर इज यस। इतना ही नहीं, हायर जुडिशरी में कितनी महिलाएं हैं? एक्स सीजेआई रमन्ना साहब ने तो क्लियरली कहा था कि महिलाओं को जुडिशरी में होना चाहिए, रिजर्वेशन उनका हक है, मतलब महिला होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। सो मेरा कहना है सिर्फ 34 में से हमें 2 या 3 ही महिला दिखती है, ऐसा क्यों? अगर आप बात करते हैं कि विमेन पॉलिसीज, विमेन के बारे में इश्यूज अच्छी तरह से डिस्कस करना है, तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन अगर हाउस में होना चाहिए, मतलब संसद या विधानसभा में, तो विमेन रिलेटेड केसेस अगर अच्छी तरह से हैंडल करने हैं, सो डोंट थिंक इवन सुप्रीम कोर्ट में भी उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये बहुत ही पुअर और डिस्मल रिकॉर्ड है, 2 या 3 या 4 सदस्य, बहुत ही डिस्मल है। सो डोंट थिंक हाईएस्ट बॉडी लाइक यूपीएससी या सुप्रीम कोर्ट, यहां पे भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए? यस, जरूर होना चाहिए, तो मेरी इच्छा है। देन कम्स द नेक्स्ट, इच्छा और उनका वो हक भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन कम्स द नेक्स्ट, लास्ट एक मेंस का क्वेश्चन। मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या विमेन रिजर्वेशन से महिलाएं पॉलिटिकली और सोशली एम्पावर हो सकती है क्या? आंसर आता है तो डेफिनेटली ट्राई करना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।